लेक्चर नंबर 11। जी हाँ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग डील कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के साथ। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड है जो कि पूरे की पूरी इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है और ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर करते हैं, चाहे फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एक ऑफर हो, वो कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सेप्टेंस के साथ बने, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जहां पे ऑफर वर्बल दिया गया है, वर्ड्स के द्वारा दिया गया है, या फिर एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जो कि अपने कंडक्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया हो। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया है, हम लोगों ने चर्चा की है इस चीज के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था हमारा टॉपिक ऑफर एक्सेप्टेंस, वो हमने अच्छे से कवर करा एंड हम लोगों ने समझा कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, सेक्शन 2D में कंसिडरेशन लिखा हुआ है वो क्या होता है। ये सब कुछ कवर करने के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपको कम्युनिकेशन के साथ साथ ये देखना जरूरी है कि सामने वाले तक आपकी बात, आपका जो भी चीज है वो पहुंच गई हो। ये डिस्कशन करने के बाद हम लोगों ने रेवोकेशन के बारे में बात करी। फिर ये करते करते हमने डिस्कशन करा कि सेक्शन नंबर 7 ये कहता है कि अगर आपकी एक्सेप्टेंस है तो उसको अनक्वालिफाइड होना जरूरी है। फिर हम लोगों ने डिस्कशन करा कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपकी अगर कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 10 के हिसाब से इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं हो रहे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो सकती है। तो मतलब सेक्शन 10 के इसेंशियल एलिमेंट्स पूरा होना बहुत जरूरी है जब हम बात करते हैं किस चीज की, हम बात करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट की। उसके बाद हम लोगों ने बात करी और हम लोगों ने चर्चा करी कि कंसेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होता है, सेक्शन 13 सेक्शन 14 पढ़ा। फिर हमने बात करी कि फ्री कंसेंट वही कंसेंट होता है जिसके अंदर क्या नहीं होता, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोर्जन नहीं होता, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होती, फ्रॉड नहीं होता और मिस्टेक नहीं होता। इसके बाद हम लोगों ने बात करी कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, उनके ऊपर अच्छे से चर्चा करने के बाद हम लोगों ने डील करा कि कंसिडरेशन क्या होता है, सेक्शन 2D में लिखा हुआ है। सेक्शन 25 ये कहता है कि अगर आपका कोई अग्रीमेंट है जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है तो वो अग्रीमेंट को आप वॉइड कहोगे। ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोगों ने डील करा था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं हमारे पिछले लेक्चर में। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम लोगों ने डील करा, सेक्शन नंबर 31 से लेकर 36 तक हमने कवर करा। और अब बात हो रही है कि जब आपका हो गया है ऑफर और उसके बाद हो गया है एक्सेप्टेंस, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके बन गया एक प्रॉमिस, और जब इसके अंदर मैंने मिला दिया कंसिडरेशन तो क्या बन गया मेरा अग्रीमेंट। और ये जो अग्रीमेंट है ये है इनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो ये क्या बन गया आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो ही गया है, सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स को हमने पूरा कर ही दिया है, तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे करना है, क्या क्या तरीके हैं जिससे कि आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो इसी के ऊपर चर्चा करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्म हो गया, अब इसको आगे क्या करना है, इसकी परफॉर्मेंस कैसे करनी है, वो चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे सेक्शन 37 से लेके 45 तक, जहां पे हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट को किन किन डिफरेंट तरीकों से परफॉर्म किया जाता है उसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अब समझते हैं कि ये लेक्चर किन बच्चों के लिए रेलेवेंट है, किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। तो समझने की बात यह है कि जुडिशरी एस्पिरेंट अगर आप हो और आपने स्टेट का पीटी या मेंस देने वाले हो तो आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत रेलेवेंट है अगर ये सब्जेक्ट आपके पेपर में आने वाला है। अब आपको क्या देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको जरूरी है समझना कि परफॉर्मेंस किस तरीके से हो सकता है। तो आप सबके लिए ये वाला जो पोर्शन है ये काफी रेलेवेंट रहने वाला है। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो और आपका लीगल एप्टीट्यूड का पेपर है, या फिर क्लैट नहीं आप कोई और पेपर दे रहे हो, आईलेट दे रहे हो, स्लैट दे रहे हो, कोई भी ऐसा पेपर दे रहे हो, तो भी जरूरी है कि आपको एम्पल नॉलेज होनी चाहिए कि टर्मिनोलॉजीज क्या होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। लीगल टर्मिनोलॉजीज को अगर एक बार समझ लोगे तो आपके आने वाले लीगल करियर में तो आपको हेल्प होगी, बट आने वाले इस पेपर में भी आपको काफी मदद मिलेगी। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हो और आपके सेमेस्टर एग्जाम में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस बार है तो आपको पता है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लो, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। 10 नंबर के लिए भी आता है, कभी कभी तो 20 नंबर के लिए भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है।
अब एक बार देख लेते हैं कि आज के क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि परफॉर्मेंस कैसे होती है, उसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। फिर बात करेंगे कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, परफॉर्मेंस किस प्रकार से करी जाएगी और हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से फुलफिल होगा वो समझेंगे। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे और पार्टीज की क्या ऑब्लिगेशन है एक दूसरे के प्रति। अब जैसे मैंने बोला कि ए और बी के बीच में हुआ है एक कॉन्ट्रैक्ट, तो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन हो गए, ए और बी हो गए। हमने प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, जो बंदा होता है स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का, कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सू नहीं कर सकता। तो पार्टीज की क्या ऑब्लिगेशन है एक दूसरे के प्रति उनको समझेंगे और समझेंगे सेक्शन नंबर 38 क्या होता है, 39 क्या होता है और इफेक्ट क्या होता है अगर एक पार्टी रिफ्यूज कर देती है टू परफॉर्म द प्रॉमिस होली। सेक्शन 40 को समझेंगे, सेक्शन 41 समझेंगे कि इफेक्ट क्या होता है ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पर्सन। तो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और अगर आप थर्ड पर्सन से उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो समझेंगे। 42, 43, 44 को पढ़ेंगे और 45 के बारे में पढ़ेंगे जहां पे डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स को हम लोग समझेंगे। तो आज के इन 10 टॉपिक्स को हमने कवर करना है, यही हमारा एजेंडा है आज के इस लेक्चर का। तो इससे पहले कि हम क्या करें +2 करें, हम हमेशा करते हैं -2, मतलब इससे पहले कि मैं 2 स्टेप आगे बढ़ूं मैं हमेशा जाती हूं 2 स्टेप पीछे। और हम क्या बात करते हैं कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो अगर आप लोगों को याद है कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सेक्शन 31 से लेके सेक्शन 36 तक हम लोगों ने कवर करे थे। हमने ये डील किया था कि ये चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। और सेक्शन 31 क्या कहता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आप क्या करते हो, यू डू टू डू या फिर नॉट टू डू समथिंग, और ये कोलैटरल है टू सम अनसर्टन इवेंट। अब नॉर्मली क्या बोला जाता है कि ये जो अनसर्टन इवेंट है ये फ्यूचर में हो, फ्यूचर में हो तो ठीक है, बट अगर ये पास्ट में था तो आपको नॉट अवेयर अबाउट द रिजल्ट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि सेक्शन नंबर 32 में क्या होता है कि आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट करा रहे हो, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट हैपनिंग, ऑन इवेंट हैपनिंग, ठीक है। और 33 इसका एकदम उल्टा, ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग, ठीक है। जब हमने ये पढ़ा इसके बाद हम लोगों ने सेक्शन नंबर 34 में क्या पढ़ा कि जब आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आप डीम कर दोगे इम्पॉसिबल, जब ये क्या है, डिपेंडेंट है ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सेक्शन नंबर 35 में हमने पढ़ा कि जब आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टाइम पीरियड में होना था तो फिक्स टाइम पीरियड अगर लैप्स कर गया तो वो इम्पॉसिबल हो गया, वो वॉइड हो गया। सेक्शन 36 में हमने क्या पढ़ा, इम्पॉसिबल इवेंट अगर हो गया, आपका इवेंट ही इम्पॉसिबल हो गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड माना जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने डील करा था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग में डिफरेंस, वेजरिंग जो कि हमने सेक्शन 30 में पढ़ा था, कंटिंजेंट हमने सेक्शन 31 में पढ़ा था। वेजरिंग में होता है, वेजरिंग के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं बट कंटिंजेंट वाले वैलिड होते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि वेजरिंग में क्या होता है कि बेट, सट्टेबाजी होती है, जैसे कि आपका गैम्बलिंग हो गई या फिर लॉटरी की टिकट हो गई, बट इसमें हमने हॉर्स रेसिंग को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं जहाँ पे सट्टेबाजी नहीं होती है, यहाँ पे स्किल की बात हो रही है, इट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। इन सबको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा और अब कि हम आगे बढ़े तो आप लोगों को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का अच्छे से नॉलेज होनी जरूरी है। तो अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हमने पढ़ा था कि सेक्शन 2A क्या कहता है, सेक्शन 2A कहता है कि ऑफर क्या है,
ऑफर क्या है? जब कोई बंदा अपनी विलिंगनेस दिखाता है कि वो कोई काम करेगा, टू डू, या फिर वो कोई काम नहीं करेगा, वो कोई काम नहीं करेगा। तो ये जब विलिंगनेस दिखाता है और वो सामने वाले से क्या लेना चाहता है? असेंट लेना चाहता है, उसकी परमिशन लेना चाहता है कि वो ऐसा ऑफर कर रहा है, तो उसको कहते हैं सेक्शन 2A, जिसमें हमने ऑफर पढ़ा था। अब इसके बाद आपको क्या समझना है, जब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से परफॉर्मेंस कब होती है कि पार्टी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म, या फिर वो ऑफर करेगी कि मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ अपना प्रॉमिस, अपने पार्ट ऑफ प्रॉमिस, अनलेस और अनटिल उसकी इस परफॉर्मेंस को डिस्पेंस विद करा गया है, एक्सक्यूज किया गया है अंडर सम प्रोविजंस ऑफ एक्ट। तो क्या समझना है कि जो पार्टी है या तो वो खुद से परफॉर्म करेगी, या तो वो परफॉर्म करेगी, अपने पार्ट को एक्ट करेगी, या फिर ऑफर करेगी कि मैं परफॉर्म करूं, ऑफर टू परफॉर्म करेगी, अनटिल एंड अनलेस अपने पार्ट के प्रॉमिस को, अनटिल एंड अनलेस उसकी परफॉर्मेंस को डिस्पेंस विद किया गया है या फिर उसकी परफॉर्मेंस को एक्सक्यूज किया गया है। और यही बोलता है हमारा सेक्शन 37। ठीक है, तो क्या समझने की बात है कि जो परफॉर्मेंस का लिटरल मीनिंग क्या होता है। अगर हम एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करें, अगर हम ये भूल जाएं कि आप एक लॉ स्टूडेंट हो और मैं बात कर रही हूँ परफॉर्मेंस करना, तो नॉर्मली लोगों को क्या लगता है? कोई काम कर रहा, कोई टास्क करना, कोई एक्शन करना। लोगों को ये लगता है सिंगर परफॉर्मेंस कैसे करता है? जब वो गाता है तो वो क्या कर रहा है? वो एक्ट कर रहा है। डांसर परफॉर्मेंस कैसे करता है? जब वो डांस करता है, कथकली करता है, तो वो परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब वो एक्शन कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है। तो लीगल सेंस में परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? लीगल सेंस में परफॉर्मेंस का मतलब है जब आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो आपकी ड्यूटीज हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। जब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो उसमें लिखा था 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ये कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटीज हैं ए की, 5 6 7 8 ये ड्यूटीज हैं बी की। तो जब ये दोनों अपने अपने पार्ट की ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, अपने काम को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि ए और बी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं और उनकी जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो बोला हुआ है कि ए जो है एक बुक को डिलीवर करेगा बी को ऑन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ 500 रुपीज। तो ए क्या करेगा? बुक देगा बी को, ये बुक देगा बी को, और बी क्या देगा इसको? ₹500। तो जब ए बुक दे देता है तो उसने अपना पार्ट की जो ऑब्लिगेशन है उसको परफॉर्म कर दिया, और बी जब इसको 500 रुपए दे देता है तो बी ने भी अपने पार्ट को परफॉर्म कर लिया। बेसिकली जब आपने अपना काम कर लिया, जब आपने अपना टास्क, अपना एक्शन को कंप्लीट कर लिया, तो आपकी तरफ से परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई आपकी ऑब्लिगेशन की। तो यहाँ पे जब बी जो है ए को 500 रुपए देता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है, और ए जो है डिलीवर करता है उसको बुक को, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे परफॉर्मेंस हो गई। सेक्शन 37 क्या बात करता है? सेक्शन 37 परफॉर्मेंस की बात करता है, और वो ये कहता है कि दो तरीके की परफॉर्मेंस है। कौन सी दो तरीके की परफॉर्मेंस है? एक तो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस में आपको दो ध्यान रखने हैं। एक, जहां पे आप ऑफर कर रहे हो कि मैं परफॉर्मेंस करूं और उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जा रहा है बाय प्रोमिसी। जहां पे क्या बोला जा रहा है कि मैं बुक डिलीवर करने आ रहा हूं और सामने वाले ने बोला हाँ जी मैं लेने के लिए खड़ा हूं, तो एक्सेप्ट किया जा रहा है बाय प्रोमिसी। और दूसरी होती है अटेम्प्टेड प्रॉमिस परफॉर्मेंस, जहां पे आप ऑफर करने का अटेम्प्ट करते हो, जहां पे आप ऑफर करते हो कि मैं परफॉर्मेंस करूं बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता बाय द प्रोमिसी। तो क्या ध्यान रखना है? दो तरीके की परफॉर्मेंस होती है, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरी होती है अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड में जहां पे उस अटेम्प्ट को सक्सेसफुल नहीं करा गया इसीलिए वो अटेम्प्टेड रह गई। ठीक है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस कौन सी है? जहां पे आपने एक्चुअली में डिस्चार्ज कर दिया अपनी लाइबिलिटी को या फिर अपनी ऑब्लिगेशन को जो कि आपने अंडरटेक करी थी एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और अब आपके प्रति से कोई भी काम नहीं रहा। जब ए ने इस बुक को डिलीवर कर दिया, बुक डिलीवर कर दी टू बी, तो ए की ऑब्लिगेशन हो गई कंप्लीट। तो ये हो गई एक्चुअल परफॉर्मेंस। ही इज सेड टू हैव मेड द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। ठीक है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या हो गई? जहां पे एट टाइम्स परफॉर्मेंस जब ड्यू हो जाती है, प्रोमिसर इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज क्योंकि ही इज प्रिवेंटेड बाय द प्रोमिसी इन डूइंग सो। जब वो बुक डिलीवर करने आ रहा था, आपने बोला भैया मैं अभी घर पे नहीं हूँ,
अभी मत आना, या फिर भैया अभी मत आना, मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सामने वाले की इंटेंशन है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी ऑब्लिगेशन को, अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करना जा रहा है, बट कोई इंटरवीनिंग डिसेबिलिटी के कारण उसको रोका जा रहा है। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, जब अमेजोन का डिलीवरी एजेंट, अमेजोन डिलीवरी एजेंट आपके घर आता है और वो क्या कर रहा है, वो आके आपका जो पार्सल है वो डिलीवर कर जाता है, पार्सल डिलीवर्ड, परफॉर्मेंस डन। बट जहां पे वो आपको कॉल करता है, बोलता है आपके दरवाजे पे कोई नहीं खोल रहा, और आप बोलते हो भैया मैं तो बाहर हूं, कल आ जाना, तो ये क्या हुआ, इंटरवीनिंग डिसेबिलिटी हो गई, ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस हो गई जहां से आपने उसको प्रिवेंट कर दिया कि वो अपनी परफॉर्मेंस ना कर पाए, अपनी जो भी ऑब्लिगेशन थी, ड्यूटी थी, वो ना कर पाए, तो ये बन गई अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। और इसको इंटरवीनिंग डिसेबिलिटी से आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल अमेजोन वाला बेस्ट बैठेगा अगर आप अपने दिमाग में इसको बिठा लो, ठीक है। अब क्या समझना है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को हम टेंडर भी कहते हैं। तो टेंडर दो टाइप के होते हैं, टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Discharge of a contract to deliver goods and services is completed when the goods are tendered for acceptance in accordance with the terms of the contract. तो जो भी टर्म्स हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की, जब आपकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, आपकी जो लाइबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रिगार्ड टू योर गुड्स एंड सर्विसेज, उसको कब कंप्लीट माना जाएगा, उसको तब कंप्लीट माना जाएगा जब उन गुड्स का टेंडर फॉर एक्सेप्टेंस को हो जाता है, जो कि इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। इफ गुड्स एंड सर्विसेज सो टेंडर्ड आर नॉट एक्सेप्टेड, they are taken back by the offerer and he is discharged from his liability। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सामान ले ही नहीं रहे हो और वो वापस चला जाता है ऑफरर को। अमेजोन वाला 2 बार आ चुका है, या फिर टाटा 1mg ले लो जो कि मेडिसिन को डिलीवर करता है। अब 2 बार वो बंदा आके आपके घर के यहाँ पे डिलीवर कर चुका है, बट आप घर पे ही नहीं होते हो, तो वो अटेम्प्टेड सर्विस हो रही है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो रही है। अब वो 2 बारी के बाद वो नहीं आ रहा, और अब वो क्या हो गया है, अब वो जाके टाटा 1mg को दोबारा से मेडिसिन दे देता है कि ये घर पे तो कोई दरवाजा नहीं खुलता, तो ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। क्या बोलोगे, जहां पे सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि ही इज डिसेबल्ड, ही इज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज ऑब्लिगेशंस, और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उसकी ऑब्लिगेशंस को, उसकी जो भी वो डिलीवरी करने आ रहा है, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से, ठीक है। टेंडर ऑफ मनी की जहां पे बात करें, जहां पे डेटर टेंडर करता है मनी विच इज टू बी पेड टू द क्रेडिटर, बट डेटर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द मनी, ठीक है, तो डेटर इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू पे बैक द मनी, देयरफॉर अ टेंडर ऑफ मनी कैन नेवर रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ अ डेट। जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज की बात है और जहां पे वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, नॉट एक्सेप्टेड, तो हमने क्या बोल दिया, ही इज डिस्चार्ज्ड। बट जहां पे मनी की बात है, नॉट एक्सेप्टेड, स्टिल नॉट डिस्चार्ज। ओके, अब सेक्शन 37 से 39 स्पेसिफिकली डील करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टीज के बारे में। 37 बात करता है कि जब पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन में है कि वो अपने पार्ट को परफॉर्म करे, या फिर वो ऑफर करता है कि मैं परफॉर्म करूं, विच हैज बीन अग्रीड अपॉन बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी टर्म्स ऑफ द कंडीशंस हैं, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हमारी कॉन्ट्रैक्ट की, उसके हिसाब से जब ये बंदा क्या करता है, ये परफॉर्म करता है या फिर ये ऑफर करता है टू परफॉर्म अपनी पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो क्या बोला जाएगा, सेक्शन 37 के अंदर इसको परफॉर्मेंस बोला जाएगा, ठीक है। सेक्शन 2B अगर अब आपको याद है, तो 2B क्या कहता है कि प्रॉमिस को डिफाइन करता है कि प्रॉमिस कब बनता है, जब प्रपोजल मेड बाय द ऑफरर हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑफर। तो जो हमारे ऑफर आया था, जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया, तो क्या बन गया आपका बन गया ये प्रॉमिस, और यही बोलता है सेक्शन 2B, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं, तो हर एक पार्टी एक लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर होती है कि वो अपने पार्ट की जो परफॉर्मेंस है, अपने पार्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अपनी पार्ट की परफॉर्मेंस को कंप्लीट करे एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अनटिल एंड अनलेस टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली कहते हैं कि यू आर एक्सपेम्प्टेड, या फिर आपको डिस्पेंस विद किया जाता है कि आप परफॉर्मेंस ना करो अपनी ऑब्लिगेशन
कि सेक्शन 37 हमारा यही बात कहता है कि आप क्या करोगे, आप अपने पार्ट की परफॉर्मेंस करोगे। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर बोला है कि ए बुक डिलीवर करेगा या फिर ए ड्राइंग करेगा या फिर ए पेंटिंग करेगा, जो भी ए को काम दिया गया है, जो भी पार्टी को काम दिया है, उसको वो कंप्लीट करना है, वो टास्क को, वो एक्शन को लेना है। until and unless एक्सप्रेसली बोला गया है कि वो एग्जेम्प्टेड है या फिर डिस्पेंस्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन। ठीक है, promises made by the parties to the contract after their death binds their representatives provided no contrary intention appears from the terms of the contract। अब आप बात करो, जब आप कोई भी लिटिगेशन की बात करते हो, सिविल सूट्स की बात करते हो, अगर आप सिविल डिस्प्यूट्स की बात करते हो, तो अगर ये ए वर्सेस बी का केस है, कल को ए डेड हो गया तो एलआर्स ऑफ ए वर्सेस बी हो जाएगा। एलआर्स को इम्प्लीड कर लिया जाता है, उनको सूट के अंदर ऐड कर लिया जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में किसी बंदे की डेथ भी हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को हम ऐड कर लेते हैं, अनटिल एंड अनलेस उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली लिखा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को आप ऐड नहीं करोगे। एग्जाम्पल, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ए और बी, A promises to deliver B some goods on the payment of a certain amount of money by a particular day. However, A dies before completion of the contract. A's representatives will be bound by the promise made by him and therefore they are under the obligation कि वो जाके B को पैसा दें, और B की भी obligation है कि वो सारा पैसा उनको दे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, A ने कुछ goods देने थे B को, A dies, तो LRs of A क्या करेंगे, goods देंगे B को, और बी क्या करेगा, एलआर्स ऑफ ए को कैश देगा। ठीक है, तो क्या समझने की बात है कि टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि एक बंदा अगर मर भी जाए तो भी उसके एलआर्स इम्प्लीड करे जाते हैं जब हम सिविल डिस्प्यूट की बात करते हैं, जब हम सिविल केस की बात करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, अनटिल एंड अनलेस उस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि एलआर्स को हम नहीं डाल सकते। ठीक है, हाउएवर अगर एक प्रॉमिस है कि विद रिगार्ड टू पर्सनल स्किल एंड आर्ट, जहाँ पे अगर आपने बात करी है कि ए एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और आपने बोला है कि ए आके मेरी बर्थडे पार्टी में परफॉर्म करेगा, बी की बर्थडे पार्टी में, ए डाइस, तो क्या आप ए के एलआर्स से गाना गवा सकते हो, परफॉर्मेंस कर सकते हो? नो, बिकॉज यहाँ पे पर्सनल स्किल की बात है। तो जहाँ पे पर्सनल स्किल की बात है या फिर आर्ट की बात है तो वहाँ पे आप उसके एलआर्स को इम्प्लीड नहीं कर सकते और उसके एलआर्स विल नॉट बी बाउंड कि वो परफॉर्मेंस करे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे ए ने प्रॉमिस किया था बी को कि वो उसके लिए पेंटिंग करेगा एक स्पेसिफाइड डे पे और एक सर्टेन प्राइस पे, ए मर गया उस परफॉर्मेंस से पहले, तो ना तो आप ए के रिप्रेजेंटेटिव्स को बोल सकते हो कि भाई जाके वो पेंटिंग कर, और ना ही आप बी को कंपेल कर सकते हो कि वो इन लोगों को, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स को पैसा दे। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जहां बात है, जहां पे आर्ट की, जहां पे स्किल की बात हो रही है, वहां पे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकोगे उसके एलआर्स के थ्रू। ठीक है, तो अब आपको क्या समझना है कि पार्टीज की ऑब्लिगेशन क्या है एक दूसरे के प्रति टू परफॉर्म। तो ऑब्लिगेशन एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होती है, ऑब्लिगेशन है मेरी, तो मतलब मेरी ड्यूटी है, मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं अपने माँ बाप का ध्यान रखूं। बच्चों की ऑब्लिगेशन होती है कि वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, मतलब उनकी ड्यूटी है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हमें कुछ ड्यूटीज देता है, कुछ राइट्स देता है। तो जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हिसाब से 1 2 3 4 ये ए की ड्यूटीज हुई, 1 2 3 4 ये बी की ड्यूटीज हुई, 1 2 3 4 ये ए के राइट्स हुए, और 1 2 3 4 ये बी के राइट्स हुए। ठीक है, तो ये इनकी ड्यूटीज थी। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि कुछ ऑब्लिगेशन है आपकी और कुछ आपके राइट्स हैं। तो ऑब्लिगेशन ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म क्या है कि ऑब्लिगेशन क्या होता है, बेसिकली मेरी ड्यूटी जो कि मेरे को करनी है कॉन्ट्रैक्ट के प्रति, जो कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है, मुझे उसको अबाइड बाय करना है। यूजुअली क्या होता है कि हमने जब कंसिडरेशन पढ़ा था तो हमने सोचा कि अगर ए ने कुछ ऑफर करा है बी को तो बी भी तो कुछ देगा वापसी में, कंसिडरेशन जो होगी। तो बेसिकली समथिंग विच हैज eyes in the something which has value in the eyes of law,
तो कोई भी चीज जिसको आप एक्सचेंज कर रहे हो वो प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, मनी हो सकता है, मनी की वर्थ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे कि अगर एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि आप सेल करोगे एक ऑटोमोबाइल का प्रोडक्ट, तो दूसरी पार्टी को क्या करना है, ओनरशिप को ट्रांसफर करना है कार को, और जो दूसरी पार्टी है उसको इसके लिए पे करना है। जैसे कि अगर ए ने क्या करी है, अपनी गाड़ी बेची है, तो ए ने गाड़ी बेची बी को, तो बी क्या देगा, इसको कैश देगा। तो ये हो गया दोनों की प्रति की जो ऑब्लिगेशन है, दोनों की जो ड्यूटीज है, ए की ड्यूटी है कि वो अपनी गाड़ी देगा और बी की ड्यूटी है कि वो उसको कैश देगा। तो ड्यूटी एक दूसरे की तरफ जो है वो आपकी ऑब्लिगेशंस होती है। तो ए ने अगर ऑफर किया है कि उसने इंटेंशन दिखाई है कि मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मैं एक डेफिनेट ऑफर बनाऊंगा, कम्युनिकेट करूंगा, आई विल पे यू $50 an hour to edit my book on Mesoamerican sewing techniques। ऑफरी ने बोला, उसने एक्सेप्ट करा, उसने कम्युनिकेट किया कि हाँ जी आई एम अग्रीइंग, उसने बोला मिरर्स द टर्म्स ऑफ द ऑफर, उसने बोला कि आई विल टेक अप दिस एडिटिंग जॉब। तो यहाँ पे जब ऑफर हुआ है तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो गई है, यहाँ पे ये इसकी बुक को एडिट करेगा, बुक एडिटेड बाय बी और पेमेंट मेड बाय ए। तो ये ए की ऑब्लिगेशन हो गई और ये बुक एडिट करना ये किसकी ड्यूटी है, एडिटेड बाय बी, ये बी की ऑब्लिगेशन हो गई। तो जब दोनों की एक दूसरे के प्रति कोई ड्यूटी है, दोनों की एक दूसरे के प्रति कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, तो वो होती हैं हमारी ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर। अब ऑब्लिगेशन की जब बात करें तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आपकी बाइबल की तरह बन जाता है। वो स्पेसिफाई करता है कि क्या रेगुलेट करेंगे, क्या टर्म्स होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, क्या मेथड होगा, क्या अमाउंट ऑफ पेमेंट होगा, क्या टाइम होगा, क्या प्लेस ऑफ डिलीवरी होगी। ये सारी चीजों को बहुत ही एक्सप्रेसली बोला जाता है, लिखा जाता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो एक अच्छे से एक कॉन्ट्रैक्ट को जरूर पढ़िएगा। आप देखोगे कि उसके अंदर शुरुआत से लेके एंड तक की सारी टर्म्स होती हैं। अगर मौका मिला तो मैं भी आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर शेयर करूंगी जहां पे आपको समझ आएगा कि क्या क्या टाइप्स की टर्म्स लिखी जाती हैं, जिस दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या प्लेस होगा, क्या टाइम होगा, कितनी पेमेंट होगी, सामने वाला बंदा क्या डिलीवर करेगा, अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या करेंगे, अगर डिस्प्यूट नहीं होता टर्मिनेट करना है तो क्या करेंगे, अगर सामने वाले बंदा इसको डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट करने में तो क्या करेंगे। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत ही विस्तार में, डिटेल वे में एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा जाता है। तो एम कामलखन वर्सेस एम मणिकंदन के केस में क्या बोला गया कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट फॉर सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी, तो क्या हुआ, प्लेंटिफ इन दिस केस retained some part of the money which was stipulated under the terms of the contract in order to compel the defendant for performance of some of the obligations like vacating the property which was occupied by the tenants and handing over the vacant property to the plaintiff। contention क्या थी कि non payment of some part of the consideration resulted in the infringement of the terms of the contract। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि जहां पे आपके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस जो लिखी हुई हैं, आपको उसको ऑब्लाइज करना, उसको परफॉर्म करना, वो ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करना जरूरी है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। वरना हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा केस पढ़ते हैं, जियो ग्रुप कम्युनिकेशंस इंक वर्सेस IOL ब्रॉडबैंड लिमिटेड। जो पार्टी सी कॉन्ट्रैक्ट की, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया और उन्होंने फुली एक्ट किया टू द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट सो दैट नो फर्दर नीड फॉर एनी डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड। बेसिकली जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के, उन्होंने उन सबको टिक मार्क करा, कोई और फर्दर डॉक्यूमेंट नहीं जरूरी था। Agreement was described as one of the preliminary and tentative drafts made only for the purpose of discussion and deliberation only। इन्होंने क्या बोला कि ये जो अग्रीमेंट है ये अपने आप में सिर्फ एक टेम्पररी अग्रीमेंट था, प्रिलिमिनरी अग्रीमेंट था, जो कि सिर्फ डिस्कशन के पर्पस के लिए यूज किया जा रहा था, टेंटेटिव ड्राफ्ट था। कंटेंट द कॉन्ट्रैक्ट वाज चैलेंज्ड इन द कोर्ट एंड कोर्ट ने क्या बोला कि ये अग्रीमेंट अपने आप में वैलिड है क्योंकि सारी की सारी पार्टीज ने इस के ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट किया है और आप इसको एक वैलिड एग्रीमेंट मानोगे और क्लेमेंट को रिलीफ मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये बस एक प्रिलिमिनरी पर्पस के लिए है या फिर टेंटेटिव ड्राफ्ट है, जबकि पूरी की पूरी पार्टीज ने इंटेंशन के साथ इनकी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट किया है।
ठीक है, तो क्या समझना है, सबमिशन ऑफ अ टेंडर टैंटामाउंट्स टू अ प्रपोजल। तो जब आप रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन ऑफ अ टेंडर इज सबमिटेड, जब एक टेंडर को इनवाइट किया जाता है और आप उसका रिस्पॉन्स देते हो तो उसको कंसिडर किया जाता है एज एन ऑफर। जैसे कि आपने पढ़ा था कि आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था ऑफर और वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर पढ़ा था। तो जहां पे क्या बोला गया, जहां पे उन्होंने ऑफर किया, तो मैं बात करी थी कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं कि एक आपका सबमिशन हो रहा है एक टेंडर का, तो क्या वो ऑफर है या वो इनविटेशन टू ऑफर है। तो जब आप टेंडर को सबमिट कर रहे हो वो अपने आप में एक ऑफर माना जाएगा। आपको याद रखना है अपना ये वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब आप एक इनविटेशन टू टेंडर आता है, एक इनविटेशन आता है कि अपने अपने टेंडर जमा करें, और जब आप टेंडर जमा करते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो एक ऑफर, आप कर रहे हो एक ऑफर टू द कॉन्ट्रैक्ट, और वो अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर इस टेंडर को एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो फिर ये बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ध्यान रखना है, जब आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आप एक टेंडर भरें तो वो क्या है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। और उसके बाद जब आप लोग अपना ऑफर दे देंगे, आप लोग अपना टेंडर भर देंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हो जाएगा अपने आप में एक ऑफर। अब हमें पढ़ना है मेसर्स ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी वर्सेस मेसर्स जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड। यहाँ पे टेंडर स्पेसिफाइड की वैलिडिटी पीरियड था 4 महीने का। कोर्ट ने क्या बोला, अगर इस एक्सपायरी पीरियड के बाद आप टेंडर भरते हो तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जा रहा है, एक टाइम पीरियड की बात की जा रही है। तो आपको अगर ऑफर करना है या एक्सेप्टेंस करना है वो उसी टाइम पीरियड के बीच में करना है। ठीक है, फोर फीचर हो जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का, security deposit amount का by acceptance of the tender after the expiry of its validity period and failure of performance by the tender was not improper। तो बेसिकली अगर कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपॉजिटेड है उसको फोरफीट कर लिया जाएगा, और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको फेल अगर आपने कर दिया क्योंकि वो आपने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नहीं किया तो उसको आप इम्प्रॉपर भी नहीं कह पाओगे। बेसिकली क्या मतलब है, अगर हम एक बेस लाइन मान के चले तो जहाँ पे आपको एक टाइम पीरियड दिया गया है ना, आपको वो चीज को उस टाइम पीरियड के अंदर ही कंप्लीट करना है। अगर उसके बाहर जाके किया तो वो इम्प्रॉपर माना जाएगा, वो अपने आप में क्या नहीं होगा, एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस, एक प्रॉपर ऑफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब क्या समझना है, जब हमने पढ़ा कि ऑब्लिगेशंस क्या है हमारे पार्टीज की, तो मैंने आपको बताया कि दोनों की एक दूसरे के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, हमें वो पढ़ना है। तो आपको क्या देखना है कि सेक्शन 37 जो है उसका प्रोवाइजो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इन केस ऑफ डेथ of the promiser, the representatives of the promisers would be bound by the promise made unless intention दूसरी है। तो मैंने आपको क्या समझाया, जैसे एक केस था A वर्सेस B, और A जो है वो डेड हो गया, तो अब क्या आ जाएंगे एलआर्स ऑफ A वर्सेस B। ये तो आपके केस की बात हो गई। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट था जहां पे A को 10 किलो आलू सप्लाई करने थे B को एवरी डे, अब ए डेड हो गया तो क्या होगा, एलर्स ऑफ ए आलू सप्लाई करेंगे टू बी, और बी क्या देगा, इनको कैश देगा। अनटिल एंड अनलेस वो कोई स्पेशल इंटेंशन दी गई है, इंटेंशन से, कॉन्ट्रैक्ट की इंटेंशन से, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन से आपको लग रहा है कि वो ऐसा नहीं चाहते। और एक और एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई चीज पर्सनल स्किल की है, पर्सनल स्किल की है, आर्ट की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बी बहुत अच्छा गाना गाता था, बहुत सुरीला था, एक फाइन आर्टिस्ट था, तो उसने ए के घर जाके कुछ गाने गाने थे, कोई फंक्शन में उसने रंग जमाना था। अब क्या हुआ कि बी की डेथ हो गई, तो क्या आप एलआर्स ऑफ बी को फोर्स कर सकते हो कि वो गाने गाएं आपके वहां पे? नहीं, क्योंकि एलआर्स ऑफ बी को तो गाना गाना आता ही नहीं है। जो चीज आपका मैटर ऑफ स्किल है, जो चीज मैटर ऑफ आर्ट है, वो उसी स्पेशल बंदे को ही आप इन्फोर्स करा सकते हो और उसके एलआर्स को आप बाउंड नहीं कर सकते हो। यही है हमारा प्रोवाइजो। तो बसंत बाई वर्सेस श्री प्रफुल्ला कुमार रोतारू के केस में क्या हुआ कि जो पर्सन है वो मर जाता है विदाउट लिविंग एनी एलआर्स, तो उसके कोई एलआर्स नहीं होते। तो क्या बोला गया कि ऐसे केस में द लायबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन हिज बिहाफ वुड फॉल अपॉन एनी पर्सन जो कि उसके इंटरेस्ट को अक्वायर करेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होंगे। तो अब जहां पे एक बंदे का ये है वो डेड हो जाता है, उसके कोई एलआर्स नहीं है,
एलआर्स नहीं है तो बट इसका इंटरेस्ट तो कोई एक्वायर करेगा ना, इंटरेस्ट एक्वायर जोन सा भी बंदा करेगा, कोई भी दूर का रिश्तेदार करेगा। आप लोगों ने हिंदू लॉ में पढ़ा होगा लीगल एयर्स का, लीगल एयर का 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जो होते हैं, अगर 3/4 लाइन का भी जो भी बंदा इंटरेस्ट एक्वायर करेगा वही बंदा क्या करेगा, ऑब्लाइज होगा कि वो इसकी ड्यूटीज भी परफॉर्म करे। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर बसंत बाई में एक और चीज क्या बोली कटक हाईकोर्ट ने, क्या बोला कि प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ वाज नॉट एबल टू एंजॉय द अबव मेंशन्ड लीगल प्रोपोजिशन एज शी वाज अनेबल टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ अग्रीमेंट व्हिच वाज एलिज्ड बाय हर। तो जो प्लेंटिफ है बसंत बाई है, उन्होंने यही बात बोली थी कि इनके जो एलआर्स हैं, जो उनका कोई भी स्टेट एक्वायर कर रहा है, उसके जो भी इंटरेस्ट को एक्वायर कर रहा है वो बंदा काम करे, बट इस प्रोविजन का भी वो लाभ नहीं उठा सकी, फायदा नहीं उठा सकी, क्योंकि वो यही प्रूव नहीं कर पाई कि इनके बीच में, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कोई अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अब बात करते हैं रिन्यूअल क्लॉज की। तो रिन्यूअल क्लॉज क्या होता है, वो ऐसा क्लॉज होता है कि अपने आप से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू हो जाएगा, रिकमेंस हो जाएगा। तो क्लॉज फॉर रिन्यूअल वो वाला क्लॉज होता है जहां पे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये लिखा हुआ है, आपने अग्री किया है, ए और बी ने अग्री किया है कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए बनाया है एंड ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा, या फिर ऑटोमेटिक भी हो सकता है या फिर ऑन द अग्रीड टर्म भी हो सकता है। ठीक है, वो अपने आप से रिन्यू हो जाएगा, रिकमेंस हो जाएगा। तो हरदेश ओर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मेसर्स हेडी एंड कंपनी के केस में क्या हुआ, जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन द रिन्यूअल क्लॉज, पार्टी विच हैड द अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू द सेम exercised it. ठीक है, however other party refused to accept the new terms of the contract because of the renewal। तो अब जब आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए एंड बी का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एक रिन्यूअल क्लॉज है, तो उन्होंने रिन्यू कर लिया बट दूसरी पार्टी ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेस्ट कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा कि जो पार्टी एम्पावर्ड है कि वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सके, उसको दूसरे से इज टू गेट द रिन्यूअल डिक्लेयर्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एंड टू गेट द डिक्लेरेशन ऑफ रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द कोर्ट। जहां पे आपकी इनिशियली इंटेंशन थी कि आप इसको रिन्यू कराना चाहते हो, तो अगर दूसरी पार्टी इसको मना करती है तो आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट जाके इसको इन्फोर्स करा सकते हो, आप जाके इसका डिक्लेरेशन भी करा सकते हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है उनको रिन्यू कराया जा सकता है अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू होना है, और अगर एक पार्टी आपको मना करती है तो आप कोर्ट तक जा सकते हो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को इन्फोर्स कराने के लिए। ठीक है, ऑफरर शुड ऑफर द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू द ऑफरी। तो जहां पे हमारी टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की बात हो रही है, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस में क्या समझना है कि जहां पे ऑफरर ने कोई प्रॉमिस करा था कि मैं कुछ परफॉर्म करूंगा, उसको अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है। ऑफर इज मेड, जहां पे आप ऑफर करते हो कि मैं अपनी परफॉर्मेंस करना चाहता हूं, वो क्या होता है, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कहा जाता है। अब डिस्क्रिशन है प्रॉमिसी की कि वो उसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। अगर जो प्रॉमिसी है एक्सेप्ट नहीं करती है, रिजेक्ट कर देता है, देन नीदर द ऑफरर कुड बी हेल्ड लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द टर्म्स नॉर ही लूजेस हिज राइट्स। बट एक चीज ध्यान रखनी है, ये गुड्स एंड सर्विसेज की बात है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे मनी की बात है तो यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी रिजॉल्व नहीं होगी, लाइबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करेगी अगर मनी की बात हो रही है। तो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, अगर आप लेमैन भाषा में समझे तो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है जब आप अपनी परफॉर्मेंस को करने के लिए ऑफर करते हो कि हाँ जी मैं ऑफर कर रहा हूँ, मैं अपनी परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ, तो आप टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहे हो। इसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। Therefore, सेटल प्रिंसिपल क्या है कि अगर नॉन एक्सेप्टेंस होती है आपकी टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की, दैट विल रिजल्ट इन एक्सक्लूजन ऑफ द प्रोमिसर फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस। बट बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा ऑफरर है, जो हमारा ऑफरर है जिसने टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किया है, वो अब्सॉल्व हो जाएगा फ्रॉम हिज लाइबिलिटीज। बट क्या ध्यान रखना है, मनी की केस में नॉट अब्सॉल्व, उसकी लाइबिलिटी फिर भी रहेगी। ओके, अब सेक्शन 38 आपका कॉन्ट्रैक्ट का क्या कहता है, वो ये कहता है कि टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस अमाउंट्स टू परफॉर्मेंस। तो बेसिकली जब आप ऑफर कर रहे हो, ऑफर टू परफॉर्म, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है आपका, ऑफर टू परफॉर्म अमाउंट्स टू परफॉर्मेंस। और क्या बोला गया,
हर एक टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस को कुछ सर्टेन एसेंशियल कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना होता है। क्या है वो सर्टेन एसेंशियल कंडीशंस? सबसे पहले आपको ये देखना है, 1 मिनट में इस पे बाद में आऊंगी कि टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो जो ऑफर है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, वो ऑफर को अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, रीजनेबल टाइम देना चाहिए जिसको आप ऑफर कर रहे हो, और क्या होना चाहिए, और जो ऑफर है, ऑफर टू द ऑफरी इज सच एज टू डिलीवर सम गुड्स एड्रेस्ड टू द ऑफरी, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑफरर टू प्रोवाइड रीजनेबल टाइम टू द ऑफरी इन विच ही कैन असर्टेन दैट गुड्स ऑफर टू हिम इज द सेम बाय विच ही इज बाउंड। तो बेसिकली जहां पे जो आप उसको गुड्स दे रहे हो उसको उतना रीजनेबल टाइम देना चाहिए कि वो मैच कर सके कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 1 2 3 4 लिखा हुआ है और एक्चुअली में यही आया है या फिर नहीं आया। अब एक बार दोबारा से इस फोटो पे आ जाएंगे, तो इसमें क्या हुआ कि टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां पे आपने क्या किया, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किया, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किया, ऑफर करा, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या फिर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस किया और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो हम क्या कहेंगे कि वो हो गई आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां पे प्रॉमिस हैज बीन परफॉर्म। और जहां पे उसको रिजेक्ट कर लिया गया तो उसको आप क्या बोलोगे, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, अटेम्प्ट किया था बट उसको रिजेक्ट कर लिया गया जब प्रॉमिसी ने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, अब क्या समझना है कि प्रॉमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, उसके जो राइट्स है वो उससे फ्री हो जाएगा, उसको अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, बट मनी के केस में मनी इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है, 38 का सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि जो भी आप ऑफर कर रहे हो वो आपका अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट 1। सेकेंड क्लॉज 2 क्या कहता है कि जब आप ऑफर करते हो उसको आपको प्रॉपर टाइम पे करना है, ऐसा नहीं होता कि रात के 2 बजे आप ऑफर कर रहे हो, प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, बेसिकली रीजनेबल टाइम होना चाहिए सो दैट जो सामने वाला बंदा है वो असर्टेन कर सके। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि वो बंदा जो है जिसको आप ऑफर कर रहे हो, बेसिकली हमारा ऑफरी, उसके पास इतना टाइम होना चाहिए कि वो मैच कर सके। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, जब एक जोमेटो वाला आपके घर पे डिलीवरी देने आता है, अब आपने उससे कुछ 15 आइटम्स मंगाई हैं, उसमें दाल मखनी भी है, दाल तड़का भी है, शाही पनीर भी है, कढ़ाई पनीर भी है और मुगलाई चिकन भी है, रारा चिकन भी है। ठीक है, अब जब आपने ये सब कुछ मंगाया है तो उसको सबसे पहले क्या करना है, उसको अनकंडीशनल ऑफर देना है, अनकंडीशनली आपको देना है, प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, इतना टाइम उसको हमें देना चाहिए कि हम अपना बिल को देख सकें कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम्स लिखी हुई हैं और मेरे खाने के डब्बे में कितनी है, तो जब मैं मैच कर सकूं तो बेसिकली उसको हमें इतना टाइम देना चाहिए कि मैं उसको असर्टन कर सकूं कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था और मुझे सप्लाई क्या किया जा रहा है। और यही बोलता है आपका सेक्शन 38 सब क्लॉज 3। ठीक है, अब सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि आपकी जो भी टेंडर है, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है, उसको अनकंडीशनल होना जरूरी है। तो वो कब वैलिड माना जाएगा, कब आपकी जो परफॉर्मेंस आप करना चाहते हो वो कब वैलिड मानी जाएगी, जब वो अनकंडीशनल है, जिसका मतलब क्या है कि वो कोई कंडीशंस उसके साथ कंपनी नहीं कर रही है, कोई प्रोवाइजो नहीं लगा हुआ है, कोई कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है, कोई कंडीशन सब्सिक्वेंट नहीं है। हाजी अब्दुल रहमान हाजी मोहम्मद के केस में क्या बोला, उन्होंने एक्सप्लेन करा इस सिचुएशन को जहां पे टेंडर बिकम्स कंडीशनल। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि कोर्ट के हिसाब से when a tender does not follow the terms of the contract which were originally drafted and agreed upon the parties, the tender becomes conditional। अब मानो कि यहाँ पे ये टर्म्स है, ये TNC है, टर्म्स एंड कंडीशंस है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट जब इन टर्म्स को आप फॉलो नहीं कर रहे, नॉट फॉलोड, ओरिजिनल थे, ठीक है, ये ओरिजिनल टर्म्स थे, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो बनेगा ये बनेगा आपका कंडीशनल, कंडीशनल आपका परफॉर्मेंस बन जाएगा। Reason for making it a necessary is because the fact is that it should not be reasonable to compel a party to accept the modified या altered terms। अब हो सकता है कि जब मैंने ऑर्डर किया था तो मैंने कढ़ाई चिकन ऑर्डर किया था, जब आया है तो शाही पनीर आया है, कढ़ाई चिकन की जगह कढ़ाई चिकन की जगह आया है शाही पनीर, तो यहाँ पे ये हो गया कंडीशनल ऑफर।
शाही पनीर जब आया तो कंडीशनल ऑफर हो गया, क्योंकि जो अग्रीड टर्म्स थी, जो मेरे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट थी, उससे बदल गई। अब आपको रीजनेबल टाइम देना है कि सामने वाला बंदा इसको, जो एक्सेप्टेड मॉडिफाइड टर्म्स है, जो एक्सेप्टेड मॉडिफाइड टर्म्स है, ऑल्टर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिनको उन्होंने इनिशियली अग्री नहीं करा था, क्या वो उस चीज को अग्री करेगी या फिर नहीं करेगी। तो जहां पे आप टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफाई कर देते हो, जो कि ओरिजिनली ड्राफ्टेड थी उससे बदल देते हो, तो आपको सामने वाले को टाइम देना है कि वो इसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, और इसको कंडीशनल ऑफर कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको चेंज कर दिया है, वो नहीं रहा जिसपे इन्होंने अग्री किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ऑफर करता है बी को कि वो सर्टन सम ऑफ मनी देगा इफ बी अग्रीज टू सेल सर्टन गुड्स टू हिम, तो ए ने क्या ऑफर करा कि मैं तुझे दूंगा कैश बी को, और बी ने ऑफर करा कि वो उसको देगा कुछ गुड्स। कंडीशनल टेंडर एंड देयरफॉर इट इज इनवैलिड, ये अपने आप में क्या है, कंडीशनल टेंडर है और ये इनवैलिड माना जाएगा। सिमिलरली इन अ केस यहाँ पे ए सेंट अ सिंगल चेक फॉर 2 आइटम्स, ओनली वन ऑफ विच वाज ड्यू एट द टाइम व्हाइल द अदर वाज पेएबल आफ्टर सम टाइम. Check being the one and indivisible could be accepted as a whole or not at all. It was held that the promisee was within his rights to reject the check. जहाँ पे आप उससे, जो आपने प्रॉमिस किया था उससे कोई बदल के चीज दे रहे हो, बेसिकली जहाँ पे आपने उसको प्रॉमिस ए किया था बट आप उसको ए प्लस एक्स दे रहे हो, तो उस बंदे के पास राइट है कि वो क्या कर सके, इसको रिजेक्ट कर सके। और आपको क्या देखना है, जब आप कोई कंडीशन को ऐड कर रहे हो या फिर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को ऐड कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो ऑल्ट्रेशन, आप कर रहे हो कंडीशनल टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 38 का सबसेक्शन 2 कहता है कि जो आपका टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है ना, उसको क्या होना चाहिए, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए, प्रॉपर सर्कमस्टांसेस पे होना चाहिए, कि आप जो है उस बंदे को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो कि वो असर्टन कर सके कि ऑफरर इज एबल एंड बाउंड टू डू वट एवर ही हैज प्रॉमिस्ड एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो असर्टन कर सके कि क्या उसको प्रॉमिस किया गया था और उसको क्या दिया जा रहा है। रीजनेबल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या देखना है, अब आप ये नहीं हो सकता कि आप उसको ऑफर कर रहे हो रात के 3 बजे कि मैं आज अपनी परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ, जो मेरी ऑब्लिगेशंस है मैं उनको कंप्लीट करना चाहता हूँ, वो गलत है। आपको क्या करना है, आपको उसको ऑफर करना है विद इन रीजनेबल टाइम एंड प्लेस, और आपको उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो उसको असर्टन कर सके कि क्या जो चीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी, क्या मुझे वही ऑफर करी जा रही है या फिर कुछ और ऑफर करा जा रहा है। तो PLSARS सभापति चेट्टी डिसीज्ड वर्सेस कृष्णा अय्यर के केस में क्या बोला गया, कोर्ट ने क्या बोला, जनरली पार्टीज टू द टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स द टाइम एंड प्लेस। तो जो पार्टीज हैं वो एक टाइम और प्लेस को फिक्स करती हैं, ये टाइम को फिक्स कर दिया और प्लेस को भी इन्होंने फिक्स कर दिया। तो मैंडेटरीली आपका जो परफॉर्मेंस है उनको इसी टाइम और प्लेस में होना चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिक्स है। अगर परफॉर्मेंस जो है वो इफ द परफॉर्मेंस इज मेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड प्लेस, देन कोई फर्दर ऑब्लिगेशन नहीं रहती। अगर इसी टाइम प्लेस के ऊपर, जहां पे अगर उन्होंने डिसाइड किया कि 10 AM पे रजौरी गार्डन में डिलीवरी होगी, परफॉर्मेंस होगी, और उन्होंने इस जगह पे ही कर दिया, यहाँ पे टाइम एंड प्लेस फिक्स था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर उसी के हिसाब से कर दिया तो कोई फर्दर ऑब्लिगेशन नहीं रहेंगे। स्टार्टअप वर्सेस मैकडॉनल्ड का केस देखते हैं। क्या बोला गया कि डिफेंडेंट ने परचेज किया 10 टन्स ऑफ लिंसीड ऑयल टू बी डिलीवर्ड टू द प्लेंटिफ विद इन द लास्ट 14 days ऑफ द मंथ ऑफ मार्च। तो लास्ट के 14 दिन के अंदर इनको डिलीवर करना है। प्लेंटिफ टेंडर्ड द डिफेंडेंट एट नाइट ऑन द 14th डे। अब नाइट को, 14वें दिन पे नाइट को प्लेंटिफ ने इसको टेंडर किया। डिफेंडेंट however citing the lateness of the tender rejected the acceptance। उन्होंने बोला कि बहुत रात हो चुकी है इसलिए मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। Court in this case held that defendant should be held liable for the breach of the terms of the contract, and contention made by him that late acceptance was made could not be entertained because although the acceptance was made lately, still acceptance was made before midnight। तो just because वो late night को हुई है, आपने उसको reject कर दिया है, तो ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो acceptance was made, although the acceptance was made lately, still acceptance was made before midnight। ठीक है, तो AFOS शिपिंग कंपनी वर्सेस आर पगनन के केस में क्या हुआ, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया था बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी कि पेमेंट व्हिच वाज फॉर्म्ड द कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड रीच ऑन द 14th डे ऑफ द मंथ। तो हर महीने की 14 तारीख तक पेमेंट मिल जाएगी। डिफेंडेंट रेप्यूडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द 14th डे ऑफ द मंथ। डिफेंडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया 14वें दिन से पहले।
कोर्ट ने क्या बोला, डिफेंडेंट शुड हैव डिलेड द रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल द 14th ऑफ द मंथ। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि अगर वो रीजनेबल टाइम है, रीजनेबल प्लेस है, तभी हम मानेंगे। तो सेक्शन 38 सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि आपका एक्ट ये बात कह रहा है, आपका एक्ट क्या कह रहा है कि टेंडर को कैसा होना चाहिए, ऐसी सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए जो कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे सामने वाले को कि वो असर्टन कर सके कि आपका जो भी टेंडर के अंदर सामान दिया जा रहा है क्या वो फुलफिल करता है उन कंडीशंस को जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दी है। 38(3) क्या कहता है कि ऐसा टाइम होना चाहिए, गुड्स विच आर सब्जेक्टेड टू टेंडर मस्ट बी सेम एज आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज वो इनवैलिड माना जाएगा। और ये सब कुछ प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। रीजनेबल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब डिक्सन वर्सेस क्लार्क्स के केस में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला कि the fact that the payment was tendered and refused in no way discharges the debtor from his liability to make good payment of the debt। तो मैंने आपको दो चीजें समझाई कि यहाँ पे जब आप टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहे हो ना, तो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस में आपको क्या देखना है, अगर तो गुड्स का कर रहे हो और वो रिजेक्ट हो गया तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो खत्म हो गई। बट अगर ये मनी का हो रहा है, पेमेंट का हो रहा है और ये रिजेक्ट हो भी गया, तब भी आपकी लाइबिलिटी रहेगी, आपकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी। ये दो डिफरेंसेस आपको अपने ध्यान में रखने हैं। 63 क्या कहता है, हमारा सेक्शन 63 कहता है कि प्रॉमिस में डिस्पेंस, सॉरी प्रॉमिसी में डिस्पेंस विद और रिमिट परफॉर्मेंस। तो promisee may dispense with the performance of the promise by the promisor, in which case promisor need not perform the promise। तो जहां पे promisee, यहाँ पे A जो है ये ऑफरर है आपका और ये B जो है promisee है। जहां पे B जो है वो बोल देता है कि भाई परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, रिमिट कर देता है, डिस्पेंस विद कर देता है, वहां पे A को परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, यही बोलता है मेरा सेक्शन 63। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जहां बात कर रहे हो तो आपको क्या देखना है कि कभी कभी ऐसी चीजें भी होती हैं जहां पे आपका जो प्रॉमिसर होता है उसको एक्सक्यूज करा जाता है, उसको बोला जाता है कि कोई जरूरत नहीं है परफॉर्म करने की। फॉर इंस्टेंस जब हम सेक्शन नंबर 56 की बात करते हैं जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या बोलते हो कि यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो गई है या फिर वो अनलॉफुल हो गई है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड बन गया है, तो अब उसको परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, जिसको हम आगे आने वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे। तो क्या देखना है कि जहां पे आपका अग्रीमेंट है, आप एक एक्ट करने वाले थे, वो एक्ट आपका इम्पॉसिबल बन गया है या फिर वो जो एक्ट है वो आपका अनलॉफुल बन गया। आपने ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, बी रहता है किसी कंट्री में जिसके साथ अब इंडिया की XYZ मान लो, ठीक है, अब इंडिया और XYZ इज एट वॉर, तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसकी जो परफॉर्मेंस करनी है वो बन गई है इम्पॉसिबल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की आपकी ए ने बोला भाई अब तू ना परफॉर्मेंस ना करिए क्योंकि तेरी मेरी कंट्री के बीच में तो हो गई है वॉर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आपकी परफॉर्मेंस बन गई है इम्पॉसिबल, वहां पे आप क्या बोलोगे, आप उसको अब्सॉल्व कर दोगे, आप उसको डिस्पेंस विद कर दोगे, रेमिट कर दोगे कि भाई मेरे यहाँ पे परफॉर्मेंस मत करियो आके, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया है वॉइड। तो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट असाइनेबल है एंड देयर इज एन असाइनमेंट इन फेवर ऑफ द plaintiff can sue upon it and the plea that there is no privity of contract with the plaintiff can be of no avail। सेक्शन 2H क्या कहता है, वो अग्रीमेंट जिसको आप इन्फोर्स कराने कोर्ट का दरवाजा ठक ठक कर सकते हो, नॉक नॉक कर सकते हो, वो क्या होता है, वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अब आपको क्या देखना है कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं आपके एक वैलिड टेंडर के। जहां पे हमने बात करी टेंडर क्या होता है, टेंडर होता है ऑफर टू परफॉर्म, ठीक है। तो टेंडर जो है वो आपका अनकंडीशनल होना चाहिए, उसको प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सामने वाले को कि वो सर्टन कर सके कि जो गुड्स हैं वो वही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में दिए हुए हैं। और इफ देयर आर नंबर ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस देन द ऑफर टू परफॉर्म मे बी मेड इन फेवर ऑफ एनी ऑफ द देम, ठीक है। अब ये सब कुछ आपने कहाँ पढ़ा था, अभी आपने सेक्शन 38 में पढ़ा था मेरे साथ, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए ने प्रॉमिस किया है टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ 1000 रुपए। तो ए क्या देगा, ए देगा गुड्स और बी क्या देगा, बी देगा
₹1000 ऑन अ सर्टेन डे। उस दिन से पहले ए डाइज, तो ए के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बी को गुड्स देंगे और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन एलआर्स को पैसे देगा। ठीक है, अब ए ने प्रॉमिस किया था कि वो एक पिक्चर पेंट करेगा क्योंकि ए एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, बट उससे पहले ए की डेथ हो जाती है। तो अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकते उसके एलआर्स के अगेंस्ट, क्योंकि हो सकता है कि उसके एलआर्स को तो पेंटिंग करनी आती ही ना हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्किल की बात है, पर्सनल स्किल की बात है, तो इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्या पढ़ना है, सेक्शन 39 क्या कहता है। हमारा सेक्शन 39 ये कहता है कि अगर इफेक्ट क्या होगा रिफ्यूजल ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस होली, तो जहां पे एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म या फिर डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन हिज एंटायरिटी, द प्रॉमिसी मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स हिज एक्विंस इन द कंटिन्यूअंस। तो बेसिकली जहां पे क्या बोला गया है, जहां पे रिफ्यूज कर दिया या फिर डिसेबल हो गया है परफॉर्म करने के लिए अपना प्रॉमिस, तो प्रॉमिसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, सेक्शन 39 ये कहता है। तो अब आपको ये समझना भी जरूरी है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन कर सकता है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है, प्रोमिसर परफॉर्म कर सकता है, उसके एजेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, जो उसके सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म कर सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन परफॉर्म कर सकता है और जॉइंट प्रोमिसर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रोमिसर खुद से परफॉर्म कर सकता है, सेक्शन 40 कहता है। उसके एजेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, सेक्शन 40 कहता है। उसके एलआर्स परफॉर्म कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सेक्शन 37 कहता है। या फिर कोई थर्ड पर्सन परफॉर्म कर सकता है, ये सेक्शन 41 कहता है, हम पढ़ने वाले हैं। या फिर जॉइंट प्रोमिसेस हैं, जहां पे ए बी सी डी ने मिलके एक प्रॉमिस किया था ई कंपनी को, तो यहाँ पे ए बी सी डी में से कोई भी इनको परफॉर्म कर सकता है, सेक्शन 42 कहता है। तो क्या ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है, प्रोमिसर खुद से, उसका एजेंट, उसके एलआर्स, कोई थर्ड पर्सन या फिर जॉइंट प्रोमिसर्स। ठीक है, तो अब क्या समझना है कि अगर प्रोमिसर खुद से परफॉर्म करता है, तो सेक्शन 40 बोला रहा है कि प्रोमिसर खुद से परफॉर्म करता है। वो कौन से वाले केसेस हैं, वो वाले केसेस हैं जहां पे हम कह रहे हैं कोई पर्सनल स्किल की बात हो रही है, कोई टेस्ट की बात हो रही है, क्रेडिट की बात हो रही है। जैसे कि अगर कोई पिक्चर पेंट करने की बात हुई, या फिर कोई बहुत ही बढ़िया शेफ है, ठीक है, कोई ऑस्ट्रेलियन शेफ है जो हमारे यहाँ पे इंडिया में आया हुआ है और मैंने उसको अपनी शादी पे बुलाया है खाना बनाने के लिए। अब वो उस ऑस्ट्रेलियन शेफ की डेथ हो जाती है, तो क्या मैं उसके एलआर्स को, उसके एजेंट्स को बोल सकती हूँ कि आप आके खाना बनाओ? नहीं, मेरे को तो उस ऑस्ट्रेलियन शेफ के हाथ का ही खाना था, क्योंकि उसके हाथ में वो पर्सनल स्किल है, वो टेस्ट है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर। तो प्रोमिसर खुद से परफॉर्म कर सकता है या फिर अपने किसी एजेंट के द्वारा परफॉर्म कर सकता है, करवा सकता है, जहां पे वो इम्पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे वो सिर्फ माल सप्लाई करने की बात हो रही थी। या फिर अगर कोई ठेके पे मैंने लोग लगाए थे मेरे घर की कोई रिपेयर करने की, तो वो अपने एजेंट के द्वारा भी करा सकता है। या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कर सकते हैं, जहां पे डेथ हो जाती है प्रोमिसर की, तो जो लाइबिलिटी है परफॉर्मेंस करने की वो उसके एलआर्स के ऊपर होती है। बट अगर ये लाइबिलिटी आपकी कोई पर्सनल स्किल की है तो उनके एलआर्स के ऊपर नहीं होती, और ये लाइबिलिटी सिर्फ तब तक लिमिटेड है जब तक ये क्या है, उसकी स्टेट ऑफ द डिसीज से आप पैसा ले सकते हो, अगर कोई पैसे की बात है। या फिर कोई थर्ड पर्सन परफॉर्म कब करेगा, जब प्रोमिसी है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि परफॉर्मेंस में किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भी ले लेता हूं, प्रोमिसी कैन नॉट एनफोर्स इट देन अगेंस्ट द प्रोमिसर। तो बेसिकली ऐसा कोई केस हुआ जहां पे, सोचो, इमेजिन करो कि एक सेकेंड, यहाँ पे पेन में चेंज कर लेती हूँ। ए ने बी को देने था 10 किलो आलू। अब ए के कोई एलआर्स भी नहीं है, कोई बंदा ही नहीं है, ए की डेथ हो गई। तो यहाँ पे ए का कोई फ्रेंड आके बोलता है, एज फ्रेंड जो थर्ड पर्सन था वो बोलता है आई विल सप्लाई आलू, और बी अग्रीड। तो यहाँ पे आपने एक थर्ड पर्सन से लेने के लिए अग्री कर दिया है। तो ये जो लोग हैं, ये सारे लोग मिलके आपस में, इनमें से कोई भी एज पर दी सेक्शंस, रिप्रेजेंटेटिव सेक्शंस जो हम बात कर चुके हैं, ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेक्शन 40 क्या कहता है, परफॉर्मेंस की बात करता है, और क्या बोलता है कि पर्सन जिसको प्रॉमिस को परफॉर्म करना है। तो हमने क्या पढ़ा कि ये सेक्शन प्रोवाइड करता है कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
से आपको जो दिखाई देता है कि इंटेंशन क्या है पार्टीज की, दैट एनी प्रॉमिस कंटेन इट मस्ट एसेंशियली बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ एंड नो अदर पर्सन, देन ओनली ही कैन परफॉर्म। अगर कोई पर्सनल स्किल की बात हो रही है, जहाँ पे जस्ट इमेजिन कि कोई एक टीचर है जो कि बहुत ही एक्सेल करती है BST पढ़ाने में, बिजनेस स्टडीज पढ़ाने में, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ाने में, और अब आपने उन्हीं से पढ़ना था, उनके लिए आपने फीस भी दी थी, अब उनकी शादी हो जाती है और वो चली जाती हैं इस देश को छोड़ के, वो चली जाती है US। अब आप बोल रहे हो कि मुझे तो इन मैम से ही पढ़ना है, तो अब अगर आपकी इंटेंशन है कि पर्सनल स्किल की बात हो रही है, आप चाहते हो कि आप किसी और से परफॉर्मेंस नहीं कराना चाहते हो, तो फिर कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। बट अगर कोई ऐसी बात थी कि उनके एलास परफॉर्म कर सकते हैं, उनके एजेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ कोई मटेरियल प्रोवाइड करना था, तो फिर कोई भी बंदा परफॉर्म कर सकता है। तो क्या देखना है कि बाय हुम द कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म। तो अगर बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पे टर्म्स ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदे को परफॉर्म करना है, कुछ आंसर शीट्स को चेक करना था, ठीक है, अगर वो एब्सेंस है उन मैम का, तो उनके अलावा कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन को हम बोल सकते हैं कि वो परफॉर्म करे। जहां पे ए ने प्रॉमिस किया था बी को कि वो कुछ उसको पैसे देगा, ठीक है, मनी कुड बी पेड टू बी बाय ए पर्सनली या फिर उसके किसी ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा भी। अब इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां पे मुझे एक लोन लेना था, मुझे लोन लेना था मिस्टर XYZ से, तो या तो ये लोन डायरेक्टली आकृति को देंगे, या तो अगर XYZ नहीं है, वो बाहर चला गया और उसने अपने फ्रेंड को बोल दिया या फिर अपने एजेंट को बोल दिया ABC को कि तुम आकृति को लोन दे देना, तो वो भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं कि मुझे XYZ से ही कुछ लेना देना है, उसकी कोई पर्सनल स्किल की बात नहीं है। अगर हमारे वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे जब ए डाई कर जाता है विदाउट ऑथराइजिंग द पर्सन हु कैन मेक द पेमेंट ऑन हिज बिहाफ, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पेमेंट करेंगे या फिर वो किसी और को अपॉइंट करेंगे अपने बिहाफ पे कि वो पेमेंट करें। अब क्या समझना है, सेक्शन 41 क्या कहता है? सेक्शन 41 कहता है कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो परफॉर्मेंस किसी थर्ड पर्सन से, तो जब आपने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया किसी थर्ड पर्सन से, तो अब आप प्रोमिसर के अगेंस्ट उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने अग्री करा 10 किलो आलू बेचने का टू बी, बट ए की मैरिज है, ए ने बोला कि भाई यार तू सी से ले लेगा 10 किलो आलू, आपने बोल दिया यस, अब इसकी शादी है, ठीक है, ये तो कर रहा है बल्ले बल्ले, ठीक है, ये बल्ले बल्ले कर रहा है। अब जब आपने सी से आलू लिए हैं, तो कल को आप जाके ये नहीं कर सकते हो कि अगर कोई भी ब्रीच होता है या अगर आलू डिफेक्टिव है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो अब आप ए के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते हो, इसका आपको ध्यान रखना, कैन नॉट सू ए। ओके, तो अगर आपने एक थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आप बाद में जाके आप प्रोमिसर को, जो कि हमारा ए था, उसको सू नहीं कर सकते। तो सेक्शन 41 क्या कह रहा है, एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है, अगर आप किसी थर्ड पर्सन से एक्सेप्ट करते हो परफॉर्मेंस को। ये सेक्शन ये भी प्रोवाइड करता है कि अगर आपने अग्री कर दिया है कि आप किसी थर्ड पर्सन से एक्सेप्ट कर लोगे परफॉर्मेंस को, तो बाद में जाके लेटर पोजीशन में जाके आप उसको इन्फोर्स कराने के लिए प्रोमिसर को सू नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या कह रहा है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर इंडिकेट करता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि पार्टीज टू द एंटर इनटू सम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस द प्रोमिसर बाय हिमसेल्फ, तो जहां पे डिस्कस हुआ था कि मेरे घर की एक वॉल को XYZ पेंट करेगा और मेरी इंटेंशन यही थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो अब मैं किसी और से ये चीज नहीं करा सकती। इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सच इंटेंशन वुड बी कि प्रॉमिस should essentially be performed by the promiser himself, और कोई और बंदा या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर उसका एजेंट या फिर कोई और बंदा इसको नहीं परफॉर्म कर सकता, सिर्फ ये और ये बंदा ही चाहिए, मुझे सिर्फ XYZ ही चाहिए मेरे घर की पेंटिंग करने के लिए। तो ये उस टाइप की सिचुएशन है जहाँ पे पर्सनल स्किल की बात हो रही है, जहाँ पे आर्ट की बात हो रही है, टेस्ट की बात हो रही है। जनरल रूल्स जो कि सेक्शन 37 के लिखे हुए हैं, उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि अगर वो कोई बंदा मर जाता है तो उसके एलास लाइबल होंगे, बट अगर हमारी प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर आपकी कोई भी इंटेंशन इसके कॉन्ट्ररी है, तो फिर वो एलास लाइबल नहीं होंगे, दूसरे लोग लाइबल नहीं हो सकते, जहाँ पे पर्सनल स्किल की बात हो रही है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज प्रोमिसर आर बाउंड बाय द प्रॉमिस ऑफ द डिसीज, एंड उनके अगेंस्ट आप इन्फोर्स करा सकते हो अगर कोई जनरल प्रॉमिस है जहाँ पे कोई पर्सनल स्किल की बात नहीं हो रही, ठीक है। अब पढ़ते हैं कपूर चंद गोधा वर्सेस मीर नवाब हिमायती खान आजम खां।
तो क्या हुआ कि आपको क्या देखना है, आपको साथ साथ ये देखना है कि केस लॉज को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इन केस लॉज को अपने पेपर में लिख के आना बहुत जरूरी होता है, या फिर आप इलस्ट्रेशंस को भी लिख के आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स जो मैं आपको देती हूँ इनको भी लिख के आ सकते हैं। इसी तरीके से आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड ना रखें सिर्फ मेरे एग्जाम्पल्स पे, आप भी इसी तरीके से अपना दिमाग चलाएं और एग्जाम्पल्स बनाएं। तो कोर्ट ने इस केस में क्या बोला, कपूर चंद गोधा के केस में, कि कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि इंग्लिश और इंडियन लॉ डिफर करता है सब्सटैंशियली ऑन पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज। जहां पे ब्रिटिश लॉ के अंदर क्या बोला गया है कि थर्ड पार्टी या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिसीज कुड डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशंस ओनली इन द केस जहां पे क्लियरली एविडेंट है कि प्रॉमिस है कि इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, जब वो फॉर्म कर रही थी कि वो बाइंड कर रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर प्रॉमिसर डाई कर जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश लॉ के अंदर जब तक इंटेंशन ये दिख रही है कि उनके एलआर्स को, उनके एजेंट्स को वो बाउंड कर रहे हैं, तभी तक उनके एलआर्स या फिर एजेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। बट इंडियन लॉ के अंदर क्या देखा गया, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज ऑन कॉन्ट्ररी टू द इंग्लिश लॉ सेम कुड बी इन्फर्ड फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ सेक्शन 41 जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पर्सन। तो क्या बोला कि यहाँ पे आपका कोई भी डाउट नहीं है कि appellants expressly declare कि intention of the performance of their promise from the third person, they cannot afterwards enforce the promise against the promiser। तो जहां पे आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही दिख रहा है कि दे आर विलिंग, उनको माल से मतलब है, ए प्रोवाइड करे, बी प्रोवाइड करे, सी प्रोवाइड करे, डी प्रोवाइड, कोई फर्क नहीं पैदा, उनको सिर्फ माल से मतलब है, उनको बस अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने से मतलब है। तो यही हमारा सेक्शन 41 कह रहा है कि अगर आप कल को किसी थर्ड पर्सन से गुड्स को लेने के लिए अग्री कर जाते हो, परफॉर्मेंस को कराने के लिए अग्री कर जाते हो, तो अब आप आके हमें पनिश नहीं कर सकते हो, हमारे अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं करा सकते। ठीक है, अब हमें पढ़ना है नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस, जहां पे एक से ज्यादा प्रोमिसर है, ए बी सी डी, ये सब ने मिलके कुछ प्रॉमिस किया है ई को। ठीक है, तो ये है प्रोमिसर्स। तो सेक्शन 42, 43 और 44 क्या बात करता है, जॉइंट एंड सेवरल प्रोमिसर्स के बारे में, कंट्रीब्यूशन क्या होगा इन जॉइंट प्रोमिसर्स के बारे में, और अगर रिलीज हो जाता है एक जॉइंट प्रोमिसर का तो अदर जॉइंट प्रोमिसर्स का क्या डिस्चार्ज होता है और उनकी लाइबिलिटी कैसे कंटिन्यू करेगी। तो 42, 43, 44 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस माने जाते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि जॉइंट प्रोमिसेस के बारे में ये कहता क्या है। तो सेक्शन 42 जो है वो जॉइंट प्रोमिसेस के बारे में बात करता है। वो क्या कहता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग प्रोमिसर्स अग्री करते हैं कि वो कोई चीज को परफॉर्म करेंगे, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को परफॉर्म करेंगे, एक प्रॉमिस की साथ में करेंगे, दे आर सेड टू हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस। तो अगर ए बी सी डी ने मिलके एक प्रॉमिस करा है ई को, तो ये क्या है, ये जॉइंट प्रोमिसर्स हो गए। पीपल हु जॉइंटली अग्री टू परफॉर्म द प्रोमिसेस टुगेदर, तो जहाँ पे मेरी पूरी फैमिली ने अग्री किया है कि हम आपके लिए कुछ काम करेंगे, हम आपकी शादी का पूरा अरेंजमेंट करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट करेंगे, तो हम हो गए जॉइंट प्रोमिसर। तो ये सेक्शन क्या बताता है कि जो प्रोमिसर्स हैं ये जॉइंटली लायबल है कि ये परफॉर्मेंस को करें, ये वो प्रॉमिस को फुलफिल करें अनटिल एंड अनलेस टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और बताते हैं। जैसे कि मेरी ए बी सी डी हम फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली हुई है और ई की शादी हो रही है एफ से, तो हमने इनकी शादी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, तो हम सब क्या हो गए, जॉइंट प्रोमिसेस हो गए, जहाँ पे हमने जॉइंटली अग्री किया है कि हम अपने प्रॉमिस को कंप्लीट करेंगे और आपकी शादी अच्छे से अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन क्या प्रोवाइड करता है कि अगर डेथ हो जाती है किसी भी एक जॉइंट प्रोमिसर की, तो उसके एलआर्स को आप बाउंड करा सकते हो कि वो ऑब्लिगेशन करे अंडर विच द प्रोमिसर वाज इन हिज लाइफ टाइम। तो जहाँ पे ए बी सी डी ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि मान लो आप शादी.com या फिर शादी XYZ लिख लो, ठीक है, XYZ की आपने यहाँ पे आपने ई और एफ की शादी करानी थी, अब ए की हो गई डेथ, तो ई के ए के एलआर्स ऑफ ए विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो ए बी सी डी ने शादी XYZ ने डिसाइड किया है कि वो ई एफ और एफ की शादी कराएंगे, वो क्या बन गए, जॉइंट प्रोमिसर्स बन गए। ठीक है, अब क्या देखना है, इंग्लिश लॉ के हिसाब से जहाँ पे one of the several joint promises dies, surviving joint promises would be bound by the rights and liabilities of the deceased joint promiser until a single joint promise
promisor is alive, the representatives of the promisor will not acquire any rights or liabilities. तो इंग्लिश लॉ, जहाँ पे इंडियन लॉ के अंदर मैंने ये बोला कि अगर उसके एक बंदे की डेथ हो जाती है, ABCD में से एक की डेथ हो गई तो उसके LRs आ जाएंगे, बट इंग्लिश लॉ के अंदर इन्होंने क्या बोला कि अगर उनकी डेथ भी हो जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारे जो प्रोमिसर्स हैं वो करेंगे, अनटिल अनलेस ये बंदा अकेला रह गया है तभी इसके जो LRs हैं वो उनको हम राइट्स या लाइबिलिटीज देंगे। ठीक है, तो ये रूल अपने आप में इज कंसिडर्ड टू पुट क्रेडिटर इन द लॉस एज ही हैज नो सिक्योरिटी ऑफ सॉल्वेंसी टू द क्रेडिटर। तो इसी लैक्यूना को फिल किया गया हमारे सेक्शन 42 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। जो लैक्यूना, जो कि एक कमी थी हमारे इंग्लिश लॉ के अंदर, उसी को फुलफिल किसने किया? हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 42 ने, जिन्होंने क्या बोला कि अगर एक बंदा मर जाएगा तो उसके LRs पिक्चर में आ जाएंगे और वो जॉइंटली लायबल होंगे कि वो फुलफिल करें उसके प्रोमिसेस को। तो सेक्शन 42 इसी चीज से बात करता है, डेवल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज की बात करता है। और क्या बोला गया कि जहाँ पे सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो अपनी लाइव्स के ड्यूरिंग वो पूरा का पूरा प्रॉमिस को जॉइंटली करेंगे। बट अगर किसी एक बंदे की डेथ हो जाती है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ में जोड़ लिया जाएगा सर्वाइविंग प्रोमिसेस के, और वो मिलके ये जो प्रॉमिस है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डेथ अगर लास्ट सर्वाइविंग प्रोमिसर की होती है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल डिसीज्ड प्रोमिसर्स वुड बी जॉइंटली लायबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस। जहाँ पे ABCD थे, अगर सबकी डेथ हो जाती है तो उनके सारों के लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, LRs होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो इनके प्रोमिसेस को पूरा करें। ये जो लीगल प्रोपोजिशन है, दिस इज सब्जेक्ट टू एनी प्राइवेट अरेंजमेंट जो कि पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करें। अगर पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ अलग लिखा हुआ है, उनकी इंटेंशन कुछ अलग थी, तो ऑब्वियसली वही चीज प्रिवेल करेगी जो कि उनकी इंटेंशन थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बट अगर कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है तो यही लॉ चलेगा, सेक्शन 42 विल बी एप्लीकेबल। तो जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग एक जॉइंट प्रॉमिस करते हैं, अंटिल उनकी कुछ अलग इंटेंशन अपीयर करती है कॉन्ट्रैक्ट के, तो उनके सारे के सारे वो सब लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो इस जॉइंट प्रॉमिस को कंप्लीट करें। डेथ का लॉ मैंने आपको बता दिया कि अगर डेथ हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी बाउंड। ठीक है, ये जो सेक्शन है, जो कि हमारे इंग्लिश लॉ के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि ये लैक्यूना था कि जो हमारा सामने वाला पार्टी है, प्रॉमिसी है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा होता था कि अगर भैया ये लोग मर गए तो कैसे मेरा काम होगा, काम कैसे करवाऊंगा, कंप्लीट कैसे कराऊंगा। तो इसी लैक्यूना को फिल करते हुए सेक्शन 42 लाया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। और ये क्या प्रोवाइड करता है? ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टू द प्रॉमिसी, कि उसको अश्योरेंस होती है कि अगर ये बंदा मर भी गया तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो बाउंड होंगे कि वो अपना प्रॉमिस कंप्लीट करेंगे इस डिसीज्ड प्रॉमिसर का। तो सिक्योरिटी मिलती है यहाँ पे इस प्रॉमिसी को। ठीक है, अब गन्नम्माई अनसुया एंड अदर्स वर्सेस पर्वतिनी अमेंद्रा चौधरी, क्या हुआ इस केस में? कोर्ट ने क्या बोला कि सेक्शन 42 जो है वो शिफ्ट करता है बर्डन ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस ऑन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज प्रोमिसेस। अगर कोई बंदा डिसीज हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो बर्डन है वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? वो बर्डन शिफ्ट हो जाएगा उसके LRs के ऊपर। हाउएवर ये लाइबिलिटी इज सब्जेक्ट टू कोई भी अगर इम्प्लाइड या फिर एक्सप्रेस प्रोविजन प्रोमिसर या फिर प्रोमिसी अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेके आते हैं, और इसको आप इन्फर कर सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के। ठीक है, तो आपको क्या देखना है? अब जब आपने 42 पढ़ लिया है, आपको पढ़ना है सेक्शन 43। तो सेक्शन 43 बात करता है कि एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। तो एनी वन ऑफ द JP जॉइंट प्रोमिसेस मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। तो क्या बोलता है? ये बात करता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस। तो इस सेक्शन के हिसाब से जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग जॉइंटली एक प्रॉमिस करते हैं, वहां पे प्रॉमिसी के पास ये अथॉरिटी है, उसके पास ये राइट है कि वो किसी को भी कंपेल कर सकती है इन जॉइंट प्रोमिसेस में से, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो परफॉर्म करे इस कॉन्ट्रैक्ट को। जहाँ पे ABCD हैं और उन्होंने एक प्रॉमिस कंप्लीट करना है E के अगेंस्ट, तो E के पास राइट है कि वो ABCD इनमें से किसी भी एक बंदे को बोल सकती है कि भाई साहब मेरा परफॉर्मेंस करो, मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो परफॉर्म करना था, आपने जो प्रॉमिस किया था उसको कंप्लीट करो। तो ईच प्रॉमिसर के पास क्या राइट है कि वो कंपेल कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर पर्सन। तो ये सब क्लॉज 2 कहता है कि हर एक बंदा, ईच ऑफ द प्रोमिसर्स इन अ जॉइंट प्रोमिसर में कंपेल, वो दूसरे लोगों को बोल सकता है कि आप भी कंट्रीब्यूट करो इक्वली विद हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, अनलेस कोई और कॉन्ट्ररी चीज है। जहाँ पे उनको परफॉर्म करना था, जहाँ पे उनको इरेक्ट करना था ये घर, और ABCD कर रहे हैं, तो वो चारों को कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स E, टुवर्ड्स है
प्रोमिसेस जो कि उन्होंने ई के प्रति की है। ई के पास 43(1) कहता है कि ई तो किसी भी एक बंदे को बोल सकता है कि नॉक नॉक मेरा परफॉर्मेंस करो, मेरे प्रॉमिस को कंप्लीट करो, बट वो जो पार्टनर है, वो जो प्रोमिसर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को बोल सकते हो कि तुम भी जागो और तुम भी कंट्रीब्यूट करो इक्वली मेरे साथ, जिससे कि हमारा जो प्रॉमिस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि अगर शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, कि जहां पे 2 या 2 से ज्यादा जॉइंट प्रोमिसेस हैं, अगर वो डिफॉल्ट करते हैं इन मेकिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रॉमिस, द बर्डन ऑफ लॉस मस्ट बी borne by the remaining promises and should make good the loss suffered by other party for contributing in the equal shares। जहां पे बात थी ए बी सी डी ई की, तो ए बी सी डी ई की, यहाँ पे अगर ये दोनों लॉस कर देते हैं, ये लोग कंट्रीब्यूट नॉट कंट्रीब्यूट, तो क्या जरूरी हो जाएगा, ये जो सी डी ई है ये ज्यादा काम करेंगे सो दैट जो एफ और जी का प्रॉमिस था वो कंप्लीट हो जाए। तो जहाँ पे कोई प्रोमिसर्स जो है वो लूज कर देते हैं, वो उनका कंट्रीब्यूशन वो नहीं कर पाते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं, वहां पे दूसरों के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है कि वो लोग इनके प्रॉमिस को कंप्लीट करें, इनके जो डिफॉल्ट है उसको कंप्लाई करें, उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो 43 आप लोगों ने पढ़ लिया। इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन भी अटैच्ड है। वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि this section 43 shall prevent the surety from recovering the money which he has paid on behalf of the principal, nor the section empowers the principal from recovering anything from the surety on account of the surety's payment on behalf of the principal। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि यू शैल, जो भी श्योरिटी है उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हो कि वो अपना पैसा रिकवर कर सके फ्रॉम रिकवरिंग एनीथिंग फ्रॉम द श्योरिटी ऑन अकाउंट ऑफ द श्योरिटीज पेमेंट मेड ऑन हिज बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। जहाँ पे श्योरिटी प्रिंसिपल पे की बिहाफ पे कोई भी पैसा करती है पेमेंट, तो उसके पास ये राइट होगा कि वो उस पैसे को भी रिकवर कर सके। ठीक है। अब आपको क्या देखना है, कुछ इलस्ट्रेशन देखनी है जिससे कि हम सेक्शन 43 को अच्छे से समझ पाए। ए बी और सी ने जॉइंटली प्रॉमिस किया डी को कि वो उसको 3000 रुपए देंगे। डी के पास अथॉरिटी है कि वो इनमें से किसी को भी कंपेल कर सकता है कि मुझे ये 3000 रुपए दो। ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली, हम लोगों ने पढ़ी 43(1) के अंदर। ठीक है। उसके बाद ए बी सी ने जॉइंटली प्रॉमिस किया है डी को कि वो 3000 रुपए देंगे। डी ने कंपेल किया सी को कि भाई मुझे ना ये 3000 रुपए की पेमेंट दो। इनिशियली जब ए बी सी ने प्रॉमिस किया था जॉइंटली, ईच ऑफ देम वाज लायबल टू पे 1000 रुपए। हाउएवर इन द इवेंट ऑफ कंप्लीट पेमेंट बाय सी, तो सी के पास राइट है कि वो इंटाइटल्ड है कि वो रिकवर कर सके ए और बी से भी 1000 रुपए, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी जो थी, जॉइंट प्रोमिसर्स की लाइबिलिटी थी, वो इक्वल लाइबिलिटी थी। बट अगर डी ने कंपेल किया है सी को कि तू सारा पैसा दे, तो अब वो दूसरे अपने पार्टनर से, दूसरे अपने प्रोमिसर से बाकी का पैसा रिकवर कर सकता है। ठीक है। हियर इन इफ ए इज इनसॉल्वेंट, अगर वो इनकेपेबल हो जाता है कि वो पैसा ना कर सके, मेक्स पेमेंट ऑफ हाफ ऑफ व्हाट ही इज लायबल, तो बेसिकली वो 500 रुपए देता है to C, whereas B would be liable to pay C the share which was stipulated under the promise, which was 1000 रुपए and half of the sum which was defaulted by A। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर A ने सिर्फ 1000 रुपए 500 रुपए दिए हैं, तो B और C को अब 1250 देंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई लॉस हो जाता है, कोई बंदा डिफॉल्ट कर जाता है, हमने कहाँ पढ़ा था 43 सब क्लॉज 3 में, कि अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट कर देती है पेमेंट करने में, तो क्या होगा, जो दूसरी पार्टीज हैं उन लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और उसका पैसा पे करना पड़ेगा। अगर, अब क्या ध्यान देखो, ए बी और सी ने जॉइंटली प्रॉमिस किया था डी को कि वो उसको 3000 रुपए देंगे। ए ने कंपेल किया पूरा का पूरा पैसा देने को, डी ने कंपेल किया ए को कि तू मुझे पूरा पैसा दे। C is not in position to pay anything to A in order to make him recover the sum which he alone has to pay to D. In this case क्या होगा, अब क्या हुआ, यहाँ पे A B C ने प्रॉमिस किया था कि हम तुझे 3000 रुपए देंगे D को। D ने कंपेल किया A को, C की इंसॉल्वेंसी हो गई है। ठीक है। इन दिस केस B has to pay the amount of sum which he was under the obligation to pay to D. Along with that B has to pay half of the sum which C has defaulted to pay। ठीक है। उसकी इंसॉल्वेंसी होगी तो उसने सिर्फ पैसा दिया है 500 रुपए। तो यहाँ पे अब बाकी क्या होगा, A जो है, और आपको क्या देखना है, D along with that B also has to pay half of the sum which has defaulted to pay A. That is why B has to pay A 1000 rupees and rupees 500 which equals to 1500 रुपए। तो अब B को क्या देना पड़ेगा, B को देना पड़ेगा आपको 1500 रुपए और A को देना है 1000 रुपए। ठीक है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये चीज देखनी है कि जहां पे
आपकी इलस्ट्रेशन 43 सब क्लॉज 3, इन इलस्ट्रेशंस के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेनी है। जहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एक बंदा फेल कर जाता है कि वो अपनी कंट्रीब्यूट ना कर सके, डिफॉल्ट कर जाता है, तो दूसरे बंदे को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, उसका पैसा देना पड़ेगा। अगर एक बंदा पैसा दे देता है तो दूसरे बंदे से वो रिकवर कर सकता है। तो आपको क्या समझना है कि और जिस प्रॉमिसी है, प्रॉमिसी किसी भी एक बंदे को कंपेल कर सकता है कि प्रॉमिस को कंप्लीट करो। अगर ए बी और सी ने जॉइंटली प्रॉमिस किया था टू पे डी ₹3000, तो ए बी सी ने प्रॉमिस किया था कि वो डी को देंगे 3000 रुपए। A and B are the sureties to C. In case of inability of C to pay D, which he owed to him, A and B made the payment on his behalf. यहाँ पे A और B जो है रिकवर कर सकते हैं जो भी उन्होंने अमाउंट दिया। तो A और B ने 1500 रुपए दे दिए, ठीक है, 500 रुपए सी के बिहाफ पे भी दे दिए। वो ए और बी जो थे वो श्योरिटी थे ऑफ सी, बाद में वो इस सी से पैसा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो 43 हम लोगों को समझ आ गया, वो 3 रूल्स को ले डाउन करता है। कौन से 3 रूल्स हैं? जहां पे अगर एक जॉइंट प्रॉमिस हो रहा है, कोई भी एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं है, तो प्रॉमिसी हैज द डिस्क्रिशन कि वो किसी भी एक बंदे को बोल सकता है कि तुम मुझे पैसे दो। वो किसी भी एक को कंपेल कर सकता है उन 3 प्रोमिसेस में से कि तुम मुझे ये अमाउंट दो। दूसरा रूल क्या कहता है? जहां पे स्पेसिफिक जॉइंट प्रॉमिसर वाज कंपेल्ड टू पे द एंटायर प्रॉमिस सम, जहां पे ए बी सी डी थे, ए बी सी थे और डी कंपेल्ड ए, तो वो बाकी प्रॉमिसेस को बी और सी को भी बोल सकता है कि यू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, उनको वो बोल सकता है, ठीक है। रूल 3 क्या कहता है? अगर किसी की इनेबिलिटी हो जाती है या वो डिफॉल्ट कर जाता है इन कंट्रीब्यूशन, वो अपना पैसा नहीं दे सकता, तो फिर क्या होगा? बाकी दोनों को भरपाई करनी पड़ेगी, बाकी दोनों को वो पैसा देना पड़ेगा। जहां पे C was unable to pay anything to D, then the amount owed by C must be borne in equal shares, तो 1500 आ गया by A and B, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा। अब 43 पढ़ने के बाद आपको क्या ध्यान देना है? 44, तो हमारा सेक्शन 44 क्या बात करता है? बात करता है अगर रिलीज हो जाता है एक जॉइंट प्रॉमिसर का, तो यहाँ पे ये ग्रांट करता है राइट टू रिलीज टू द क्रेडिटर अंडर विच ही मे रिलीज ईदर ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर्स फ्रॉम द लायबिलिटी। तो जहाँ पे रिलीज हो जाता है जॉइंट प्रॉमिसर का लायबिलिटी से, तो ये सेक्शन क्या प्रोवाइड करता है? जहाँ पे हमारा क्रेडिटर हैज द रिलीज ईदर ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर्स फ्रॉम द लायबिलिटी, अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स आर नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लायबिलिटी एंड दे आर स्टिल बाउंड टू फुलफिल देयर प्रॉमिस एज दे हैव मेड टू द पर्सन। तो अगर ए बी सी डी की बात थी और इनका प्रॉमिस था टू ई, और उसने ए को रिलीज कर दिया है, तो बाकियों को तो रिलीज नहीं किया, तो अब बी सी डी को अपना जॉइंट प्रॉमिस कंप्लीट करना पड़ेगा टुवर्ड्स ई, ठीक है। तो रिलीज ऑफ द प्रॉमिसर फ्रॉम हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रॉमिसी डज नॉट रिजल्ट इन रिलीज फ्रॉम हिज लायबिलिटी विच ही टुवर्ड्स द अदर जॉइंट प्रॉमिसेस। तो बेसिकली अगर उसको प्रॉमिसी ने रिलीज किया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लायबिलिटी को रिलीज कर दिया गया है टुवर्ड्स अदर जॉइंट प्रॉमिसेस ऑल्सो। तो सेक्शन 44 क्या कहता है? ये डिपार्चर करता है फ्रॉम द कॉमन लॉ प्रिंसिपल, जहां पे रिलीज ऑफ वन ऑफ द प्रॉमिसेस फ्रॉम द लायबिलिटी टैंटामाउंट्स टू रिलीज ऑफ द अदर प्रॉमिसेस फ्रॉम देयर लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रॉमिसी। यहाँ पे अगर प्रॉमिसी एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं करता, तो बाकी सबके राइट्स को उसको प्रिजर्व करा जाएगा अगेंस्ट देम, ठीक है। अब बात करते हैं हम डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स की। सेक्शन 45 की अब हम बात करते हैं। सेक्शन 45 में क्या हमने पढ़ा? हम लोगों को ये पढ़ना है जहाँ पे एक प्रॉमिस हो रहा है, जहाँ पे एक प्रॉमिस हो रहा है, a person has made a promise to 2 or more persons jointly। तो एक बंदे ने, A ने प्रॉमिस किया है B and C को, unless a contrary intention appears from the contract, right to claim performance rests as between them and them during their joint lives and after their death उनके representatives को भी वो jointly कर सकते हैं, and after the death of the last survivor their representatives of all jointly। तो यहाँ पे जब प्रॉमिस था, तो एक बंदे ने प्रॉमिस किया है 2 या 2 ज्यादा से लोगों को, तो जॉइंट राइट्स की बात हो रही है, तो उन सबका राइट है कि वो क्लेम कर सकते हैं परफॉर्मेंस। अगर एक जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो उसका एलआर आ जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था 42 में, उसका एलआर आ जाता है। अगर सब मर जाते हैं तो उनके सबके के सबके एलआर्स कंबाइंड होके उनके सबके रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली आके भी जो है आपकी परफॉर्मेंस को क्लेम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक बार एक बढ़िया सा रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि परफॉर्मेंस क्या होती है। अब आपको क्या समझना है? परफॉर्मेंस करना मतलब अपना काम करना, अपना टास्क को कंप्लीट करना,
ठीक है। तो आप लोगों ने लीगल टर्म पढ़ी कि परफॉर्मेंस क्या होती है, हमने ये पढ़ा कि जो हम चैप्टर डील कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा कि टास्क को कंप्लीट करने का मतलब है हमारी परफॉर्मेंस करना। तो अब आपकी पार्टीज के अंदर जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो आपकी पार्टीज के पास क्या होती है, कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ राइट्स होते हैं और कुछ ड्यूटीज होती हैं। वो राइट्स और ड्यूटीज क्या होती हैं, जो हमारी ड्यूटीज होती हैं वो हमारी ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो जहाँ पे आपकी ऑब्लिगेशन है, ए और बी ने अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इन दोनों की ऑब्लिगेशंस हैं एक दूसरे के प्रति, बेसिकली दे हैव टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसी ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो बेसिकली जब उन दोनों की जो ऑब्लिगेशंस है, उन दोनों की जो ड्यूटीज है टुवर्ड्स ईच अदर, उनको क्या कहते हैं, ऑब्लिगेशंस टू ईच अदर। और ये हमने सेक्शन नंबर 37 में पढ़ा कि जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, ऑफर करना है परफॉर्म करने का, अनटिल अनलेस इसको डिस्पेंस विद नहीं किया जाता, इसको क्या नहीं किया जाता, एक्सक्यूज विद नहीं किया जाता। और अगर ये पार्टीज की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होता है, एलआर्स पिक्चर में आ जाते हैं, अनटिल अनलेस कोई पर्सनल स्किल की बात नहीं है। तो हम लोगों ने ये अच्छे से पढ़ा। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये भी पढ़ा जहाँ पे कोई आर्ट की, टेस्ट की बात हो रही है, वहां पे पर्सनल स्किल की बात हो रही है, वहां पे आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हो उसके एलआर्स के अगेंस्ट, तो नहीं तो एलआर्स पिक्चर में आ जाएंगे। फिर सेक्शन 38 में हमने क्या पढ़ा कि आपका इफेक्ट क्या होता है ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस। तो हमने क्या पढ़ा कि जहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए ऑफर करते हो कि मैं अपनी परफॉर्म करना चाहता हूँ ऑब्लिगेशंस, तो ऑफर टू परफॉर्म क्या होता है, टेंडर। ऑफर टू परफॉर्म इज योर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, इज इक्वल टू टेंडर। तो उस टेंडर को एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी परफॉर्मेंस हो गई, या फिर रिजेक्ट कर दिया तो ये जो एक्सेप्ट कर लिया ये हो गई आपकी एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस, हमने ये पढ़ा। और जब रिजेक्ट कर दिया तो ये हो गई अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब हमने क्या पढ़ा कि जब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में दो चीजें गुड्स एंड सर्विसेज की हैं, तो जो प्रोमिसर है वो अगर अटेम्प्ट करता है तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, बट अगर मनी की बात करें तो उसकी लाइबिलिटी खत्म, लाइबिलिटी इज स्टिल देयर, उसकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होती। सेक्शन 38 में हमने ये पढ़ा। फिर हमने 39 में क्या पढ़ा कि अगर कोई रीजन के कारण आप रिफ्यूज कर देते हो टू परफॉर्म तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। सेक्शन 40 के अंदर हमने ये पढ़ा कि कौन से लोग हैं जो परफॉर्म करेंगे, हु विल परफॉर्म। जहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हु विल परफॉर्म में हम लोगों ने ये पढ़ा कि कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, वो सारे लोग जिन जो प्रोमिसर हैं वो परफॉर्म कर सकता है, या फिर उसका एजेंट परफॉर्म कर सकता है, या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म कर सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। तो एक बार दोबारा से आपको क्या देखना है, हु कैन परफॉर्म, या तो हिमसेल्फ, या फिर उसके एलआर्स, या फिर एजेंट, या फिर थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये सब लोग परफॉर्म कर सकते हैं, सेक्शन 40 के अंदर पड़ा। और जो भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट की इंटेंशन है उसको भी आपको मद्देनजर रखना होगा। फिर अगर सेक्शन 41 में हमने पढ़ा अपने थर्ड पर्सन से आपने परफॉर्मेंस ले ली है तो फिर कैन नॉट इन्फोर्स अगेंस्ट द प्रोमिसर, कैन नॉट इन्फोर्स अगेंस्ट द प्रोमिसर, हमने ये भी पढ़ा। फिर हमने बात करी 42, 43, 44 में और 45 में हमने बात करी जॉइंट प्रोमिसेस की, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके प्रॉमिस करते हैं कि हम कोई काम करेंगे। 42 में हमने पढ़ा जॉइंट लाइबिलिटी के बारे में कि इन सबकी जॉइंट लाइबिलिटी होगी। 43 में हमने ये पढ़ा कि किसी एक बंदे को भी एनीवन कैन बी कंपेल्ड कि तू काम कर, और जिसको कंपेल किया जा रहा है वो दूसरों से कंट्रीब्यूशन ले सकता है। और अगर एक बंदा डिफॉल्ट कर जाता है तो उसके जो बाकी साथी होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे। ये सब कुछ हमने पढ़ा। 44 के अंदर हमने क्या पढ़ा कि आप रिलीज कर सकते हो एक जॉइंट प्रोमिसर को, बट बाकियों की लाइबिलिटी होगी, रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। और 45 में हमने पढ़ा कि डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये सब कुछ पढ़ के हम लोगों ने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक मेजर पोर्शन जो है उसको आज कंप्लीट करा है। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग डील करेंगे टाइम एंड प्लेस क्या होना चाहिए हमारी परफॉर्मेंस का।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को ये परफॉर्मेंस ध्यान रखनी है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करना है। हमने इस चीज़ को शुरू तो कर लिया है, बट इसको जल्द ही हम खत्म भी कर लेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को PW की ऐप डाउनलोड करनी है, लॉर्ड सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करना है आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वहां पे जाके आप लेक्चर्स देख सकते हो, दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, आप DPPs ट्राई कर सकते हो, और आप क्लास नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आप लोगों को काफी मदद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योरसेल्फ। अच्छे से पढ़ते रहें एंड खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।